मुझे अभिषेक जी अब एक चीज ये बताइए, स्ट्रैटेजी ये है कि समय कम मिले, संसाधन पे हम पहले से कब्जा कर लें, और दूसरा स्ट्रैटेजी ये है कि बीजेपी के जो अंदरूनी झगड़े हैं वो भैया जितना टाइम ज्यादा होता जाएगा उतने झगड़े बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कहीं भी सुलझते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इंडिया को तैयारी का समय कम मिले। और एक कारण और मुझे लगता है, जो मुझे लग रहा है आज की तारीख में, कि जो दिन प्रतिदिन इंडिया कुछ ना कुछ हावी होता जा रहा है, इंटरनल जो उसकी समस्याएं हैं उसको एक एक करके सेटल करता जा रहा है। मायावती की बात भले ही आज लोग हवा में उड़ा दें, लेकिन अगर मायावती उत्तर प्रदेश में, मायावती सपा बसपा और कांग्रेस हो जाती है तो बिहार जैसी स्थिति बन जाएगी। इन सारे उसमें अभिषेक जी आपके हिसाब से चुनाव वहां, और जो अभी ये जो मीटिंग इंडिया की हो रही है उसके बाद इंडिया क्या और ताकतवर होके निकल रहा है वहां से, कि उसके अपने कंट्रडिक्शंस कुछ हो जाएंगे? लोग कह रहे हैं सब पीएम के दावेदार हैं, ये झगड़ा चलेगा इत्यादि इत्यादि। देखिए सर, 21 अप्रैल की तारीख थी, मैं दिल्ली से फैमिली फंक्शन के लिए अहमदाबाद के लिए निकला। तो जिस कैब में मैं, आप जानते हैं कि अहमदाबाद वाली राजधानी नई दिल्ली से 8 बजे के करीब खुलती है, तो 8 बजे रात में खुलती है। और 21 अप्रैल का जो समय था, उस दिन जो गर्मी थी, मैं अपनी माँ के साथ जा रहा था अहमदाबाद। कैब में बैठने के वक्त, कैब से उतरने के वक्त नई दिल्ली पे, अब क्योंकि मेरी मदर एक पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं तो थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ उनको है, उन्होंने अपने भोजपुरी लैंग्वेज में कहा मुझसे कि लगता है कि इलेक्शन मोदी अगले साल इतनी गर्मी में कराएगा तो हार जाएगा। तो ये बात आई गई हो गई कि इलेक्शन 8 अप्रैल को टेम्परेचर 40-42 डिग्री पहुंच चुका था उत्तर भारत में। 27 या 28 अप्रैल को फिर मैं आपके साथ था लखनऊ में, उस वक्त भी गर्मी थी। मई में भी मैं लखनऊ होते हुए गोरखपुर और मोतिहारी तक गया, बीमार पड़ गया, अपने घर गया। तो जब वापस लौट कर मैं आया तो कुछ मेरे ब्यूरोक्रेट फ्रेंड्स हैं, आप जानते हैं कि यूपीएससी वाले जो सिलेक्टेड लड़के होते हैं वो इन सर्विस ट्रेनिंग भी कुछ बीच में चलती रहती है लोगों की, जो अलग अलग मंत्रालय में जाते हैं, जो किसी स्टेट कैडर में है लेकिन हफ्ते 10 दिन के लिए सेंट्रल की किसी मिनिस्ट्री में, कैग में, कहीं कहीं आते जाते रहते हैं लोग, भेजा जाता है। उनमें से किसी एक फ्रेंड ने मुझसे बताया कि ऐसी चर्चाएं हैं कि चुनाव दिसंबर में कराए जा सकते हैं। तो मैंने उसको हवा में उड़ा दिया, लेकिन उसने जो लॉजिक दिया वो कन्विंसिंग था। लॉजिक ये था कि एक तो हीट वेव चलना, दूसरा एल नीनो के चांसेस बन रहे हैं। एल नीनो, जब भी एल नीनो फैक्टर प्रभावी होता है उस साल आप देखिएगा कि मिड दिसंबर के बाद फूड इन्फ्लेशन को कर्व करना किसी भी गवर्नमेंट के बूते के बाहर की बात होती है। चाहे आप कितने भी फ्रीबीज स्कीम चला लें, कितना भी 5 किलो से बढ़ाकर 10 किलो राशन दे दें, लेकिन आप फूड इन्फ्लेशन को, ऐसा तो है नहीं कि सारी चीजें आप दे देंगे, नमक, तेल, हल्दी, जीरा, ब्लैक पेपर सब कुछ दे देंगे, ये तो होता नहीं है। चाय पत्ती, चीनी सब दे देंगे घर घर। तो फूड इन्फ्लेशन से सरकार डरी हुई थी। फिर जिस दिन आपसे मेरी बात हुई थी, एक पैनल में ही, इसी चैनल पर या किसी और चैनल पर कहीं बात हुई थी, मैंने कहा था कि चुनाव अर्ली हो सकते हैं। दरअसल उसके 1-2 दिन पहले वर्ल्ड कप का शेड्यूल आया था। शेड्यूल पूरा नहीं आया था, आधा आया था, और बताया गया था, इतनी ही न्यूज आई थी कि 10 शहरों में ही सारे मैच होंगे। मैंने इंडिया में रिलायंस कप के पूरे शेड्यूल को विकिपीडिया से ढूंढ के देखा। मैंने 96 में वो जगमोहन डालमिया के समय जो वर्ल्ड कप हुआ उस शेड्यूल को देखा। फिर 2011 में इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ उसके शेड्यूल को देखा। जब इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका या इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका 3 कंट्री मिलकर के मेजबानी कर रहे थे, तब भी इंडिया में 18 से 20 शहरों में वर्ल्ड कप के मैच होते थे। आखिर क्या कारण है कि एक ही स्टेडियम को 3-3, 4-4 मैच दिए जा रहे हैं और 10 शहरों में मैच को निपटाया जा रहा है? उस वक्त मुझे लगा कि नहीं, दाल में कुछ काला है। फिर उस शेड्यूल को आप ध्यान से देखेंगे तो हिंदी भाषी भारत में 27 या 28 अक्टूबर तक वर्ल्ड कप खत्म हो जा रहा है। हिंदी भाषी भारत के बाद वर्ल्ड कप तो 19 नवंबर तक है, लेकिन 27 या 28 अक्टूबर तक, जहां तक मुझे याद आ रहा है, किसी भी हिंदी भाषी शहर के स्टेडियम में मैच नहीं है। वो साउथ में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में, उन सब इलाकों में है जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रभावी नहीं है। तो वो देख के मुझे लगा कि नहीं, ये हो सकता है। लेकिन जब मॉनसून सेशन गुजर गया तब लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज जब मैंने एक खबर सुनी है तब मुझे लगा कि नहीं, इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण कि यदि मानसून सेशन के बाद ये लोकसभा भंग करते
कार्यवाहक सरकार की अधिकतम उम्र 6 महीने होती है, 180 दिन होती है, उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। लोकसभा जिस दिन भंग होगी उसके 6 महीने के अंदर नई लोकसभा को गठित करना होगा, ये संवैधानिक प्रावधान है। तो तब मुझे लगा कि नहीं, अब लगता है कि मामला टलेगा। आज जो खबर आई उससे दो चीजें समझ में आ रही है। पहली ये कि यदि मानसून सेशन के बाद और G20 की बैठक के पहले लोकसभा भंग की जाती तो पूरी दुनिया में संदेश जाता कि कार्यवाहक सरकार मेजबानी कर रही है, केयर टेकर गवर्नमेंट मेजबानी कर रही है, और शायद ये अच्छा नहीं होता। इसलिए मानसून सेशन में इसे छोड़ दिया गया। और ये करने की नौबत क्यों आ रही है, जितना मैं समझ पा रहा हूं, आपने तो कई सरकारों को बनते बिगड़ते देखा है। क्योंकि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विद्यार्थी था कमीशन की तैयारी के दिनों में, थोड़ी बहुत चीजें मैंने पढ़ी है। आप देखिए, कब भारत में बिना पार्लियामेंट की सहमति के आप पब्लिक अकाउंट का पैसा खर्च कर सकते हैं। कंसोलिडेटेड फंड जो 500 करोड़ का होता है उसका पैसा खर्च कर सकते हैं, और 50 करोड़ का जो कंटिजेंसी फंड है, शायद आर्टिकल 266 या 267 है, उसको आप खर्च कर सकते हैं। इलेक्शन का खर्च तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए पिछले इलेक्शन में था, 2019 वाले इलेक्शन में, जो इलेक्शन कमीशन का खर्चा था, चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए खर्च किया था। अब बजटरी एलोकेशन तो मार्च में हुआ नहीं, मिसलेनियस खर्च के नाम पर या किसी और खर्च के नाम पर या चुनाव खर्च के नाम पर बजटरी एलोकेशन तो आपने 10,000 करोड़ का कोई कॉर्पस पार्लियामेंट से मंजूर कराया नहीं, क्योंकि आप कराते तो लोगों को आशंका होती कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। संसद में जब आप बजटरी एलोकेशन बजट के साथ साथ ले रहे हैं 10,000 करोड़ रुपए, तो पता चलता है कि सब समझ जाते क्यों ले रहे हैं। आप देखिए, जब बजट वो होता है, इंटरिम बजट सेशन बुलाया जाता है, तो 31 मार्च के बाद अगले 2-3 महीने में कैसे खर्च चलेगा चुनाव प्रक्रिया के दरमियान, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का वेतन पेंशन है और दूसरे तमाम खर्च है और चुनाव का खर्च है, इसके लिए इंटरिम बजट सेशन बुलाया जाता है। इसको वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। और इसी से जुड़े हुए दो तथ्य मैं और आपके सामने रखता हूं। एक तथ्य है 17 अप्रैल 1999 का, दोपहर में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरती है और 4 दिनों तक सरकार बनाने की कवायद होती है। अंततः राष्ट्रपति KR नारायणन उस कवायद में सफल नहीं होते हैं। फिर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को कहा जाता है कि जो बजट यशवंत सिन्हा ने पेश किया है उस बजट को तत्काल संसद की मंजूरी दिलाइए, 1 घंटे का सत्र बुला करके मंजूरी दिलाइए और लोकसभा भंग करने की सिफारिश भेजिए। उसमें काफी बवाल भी हुआ। तेलुगु देशम के एक सांसद विजय रामा राजू विपक्षी खेमे में चले गए, लेकिन चूंकि वॉइस वोट से बजट पास हुआ, उसी में तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कॉर्पस के लिए एक लाइन का एक प्रपोजल भी यशवंत सिन्हा ने रखा चुनाव खर्च के लिए, और उस 1 घंटे में उसे पारित कराया गया। 1 घंटे का सेशन हुआ था 21 या 22 अप्रैल 99 को, और शायद 23 अप्रैल को लोकसभा भंग की गई थी, यदि मैं सही हूं तो। एक ये था, क्योंकि चुनाव खर्च बढ़ चुका था। अब 1991 में जाइए, जब चंद्रशेखर जी की सरकार गिरी थी, उस वक्त इलेक्शन कमीशन को 120 या 25 करोड़ रुपए की जरूरत थी चुनाव खर्च के लिए। बजटरी एलोकेशन नहीं हुआ था, लेकिन कंसोलिडेटेड फंड में जो 500 करोड़ रुपए होते हैं उससे पैसा दिया गया, 120 करोड़ या 125 जो भी था टीएन सेशन का एस्टिमेटेड कॉस्ट, चुनाव आयोग को दिया गया और उससे चुनाव कराया गया लोकसभा का। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। आज का चुनाव महंगा चुनाव है, ईवीएम है और तमाम तरह की चीजें आप देख रहे हैं कि पहले जैसा चुनाव अब नहीं रहा, सरकारी खर्च भी बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए 5 दिनों का सेशन हो सकता है कि बुलाया गया हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके लिए 5 दिनों का सेशन बुलाने की क्या जरूरत है। कुछ कहा जा रहा है कि मुहूर्त की वजह से, अब हम सब नॉर्थ इंडियन है, नॉर्थ इंडिया में भादों में कोई मुहूर्त नहीं होता है कि नई संसद भवन का आप उसमें सत्र को आरंभ कर सके। अब पता नहीं कहीं मोदी जी का कोई होगा मुहूर्त, तो मैं नहीं जानता। लेकिन जो कई सारे पेंडिंग बिल है, जिसे कि आपने देखा राज्यसभा में इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन पैनल से सीजीआई को बाहर करना, दूसरा आईपीसी सीआरपीसी सीपीसी का जो नया नाम बदला गया है, कुछ चेंजेस लाए जा रहे हैं, उसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और वो पारित नहीं हुआ है। तो यदि लोकसभा भंग करनी है तभी तो ये 5 दिनों का सत्र है कि ये सारे बिल, इसमें पेंडिंग बिल पास करवाने हैं। क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में जो बिल पेश हुआ वो लैप्स नहीं होगा, लेकिन लोकसभा में बिल पेश हुआ है, पेश छोड़िए, लोकसभा में पास भी हुआ है और कानून नहीं बना है, तब भी लोकसभा भंग होने के साथ वो लैप्स हो जाएगा। तो एक ये परिस्थिति है जिससे साफ साफ इशारा मिलता है कि लोकसभा भंग करने की तैयारी है। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन की तैयारी और आपने मायावती और बाकी सारे फैक्टर्स का जो जिक्र किया, मुझे जेडीयू के एक नेता ने कुछ देर पहले बताया, मैंने फोन किया तो उन्होंने बताया कि पटना एयरपोर्ट वो गए हुए थे छोड़ने के लिए नीतीश कुमार को।
उन्होंने बताया कि नीतीश जी जब यहाँ से टेक ऑफ किए हैं उस वक्त तक तो खबर नहीं आई थी, उस वक्त तक तो यही सारी बातें हो रही थी कि इंडिया गठबंधन का मोमेंटम अगले अप्रैल मई तक बनाए रखना है। और जो चर्चाएं हो रही थी वो यही थी कि गठबंधन में और सारे साथी जुड़े, अलग अलग समय पर हर 7 दिन 8 दिन 10 दिन पर एक एक रैली होगी देश के अलग अलग हिस्सों में, सभी नेता उसमें जाएंगे, ये सारी बातें हो रही थी, जनता के मुद्दों के साथ जोड़ा जाएगा। लेकिन उन्होंने मजाकिया लहजे में मुझसे कहा कि जब मुंबई में नीतीश कुमार उतरेंगे, जब फ्लाइट उनकी लैंड करेगी, उनके बाद जो पहली सूचना उन्हें मिलेगी, वो पहली सूचना इंडिया गठबंधन में जो उनका एजेंडा है, जो सोच कर वो गए हैं, वो एजेंडा पूरी तरह बदल चुका होगा। क्योंकि अब किसी को कोई डाउट नहीं है कि लोकसभा भंग नहीं होगी, अब कहीं से कोई डाउट नहीं है। तैयारियों के लिए विपक्ष के पास कम समय है, ये बात जरूर है, और कम समय तैयारियों के लिए देने के पीछे नरेंद्र मोदी का मकसद दरअसल रक्षात्मक होना है, डिफेंसिव मोड में आना है। डिफेंसिव मोड में क्यों आना है? 3 स्टेट वो हार चुके, एमसीडी हार चुके, 5 स्टेट का इलेक्शन है, खुदा ना खास्ते 5 स्टेट हार गए, तो लगातार 8 हार के बाद लोकसभा चुनाव में जाना, सिर्फ यूपी, गुजरात और असम, जहां कुल मिलाकर 120 लोकसभा सीटें हैं, 5 सीटें उत्तराखंड की और 2-2 लोकसभा सीटों वाले भी 5 सीटों को जोड़ ले तो 130-32 लोकसभा सीटों के सहारे लोकसभा में जाना, ये चुनाव को मैं पहले से हार मान लेने जैसा होगा। नरेंद्र मोदी ने कभी गठबंधन सरकार चलाई नहीं है, लिहाजा उनको गठबंधन चलाने का अनुभव भी नहीं है। आपने देखा दिल्ली में एनडीए गठबंधन की बैठक में अशोका होटल में क्या हुआ, वहां भी वन साइडेड कम्युनिकेशन हो रहा था, वहां भी वो भाषण दे रहे थे, उस भाषण का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। किसी भी गठबंधन की बैठक में आपने नहीं सुना होगा कि गठबंधन की बैठक में लाइव टेलीकास्ट हो और कोई एक व्यक्ति वन साइडेड कम्युनिकेशन करे। तो डर तो व्याप्त है मन में, हर राज्य में परिस्थितियां उल्टी हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि अभी उनकी भाषा जो भी हो, आचार संहिता लगने दीजिए, उसके बाद उसकी असली तस्वीर सामने आएगी। एक ये कारण है। क्षेत्रीय दलों के आपसी मतभेद कम होते जा रहे हैं, कांग्रेस के साथ सबकी नजदीकियां, यूं कहें कि समन्वय बढ़ता जा रहा है। और जहां तक वोटों की बात है, राकेश पाठक जी कह रहे थे 12 करोड़ वोट पिछले इलेक्शन को भूल जाइए। पिछले इलेक्शन में बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो भारतीय जनता पार्टी के साथ था। पिछले इलेक्शन में पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अजीत सिंह, मायावती और सपा के अलायंस के बावजूद उनके साथ था, पूरा हरियाणा उनके साथ था। आज कौन है? खतौली का बाई इलेक्शन देख लीजिए, पहलवानों का आंदोलन देख लीजिए, अग्निपथ और वो अग्निवीर और रेलवे एनटीपीसी के स्टूडेंट्स का आंदोलन देख लीजिए, किसानों का आंदोलन, उनकी एमएसपी गारंटी की मांग को देख लीजिए, ओल्ड पेंशन स्कीम जो बहुत बड़ा मुद्दा है उसको देख लीजिए। इन सब को देखते हुए लगता है कि जितने राज्यों में सरकारें बनती जाएंगी विपक्ष की, उतने राज्यों में ये ओल्ड पेंशन स्कीम और बाकी डिमांड्स फुलफिल करते जाएंगे, जो काम सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि एफसीआई का कोटा रोक करके जब हम फ्रीवीज देने से, अपनी वेलफेयर स्कीम को चलाने से डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया को रोक नहीं पाए, बाकी राज्य सरकारों को कैसे रोक लेंगे? कोई अलायंस पार्टनर इनके पास बचा नहीं है। इनके पास अलायंस पार्टनर के नाम पर कौन है? अगर बहुत लोकल लैंग्वेज में कहे तो जो किराने की दुकान होती है अपने यहाँ, जनरल स्टोर की दुकान पे मुंशी बैठते हैं जो गल्ला संभालते हैं। महाराष्ट्र में गल्ला चुराकर भागने वाले 2 मुंशी इनके साथ हैं, अलायंस पार्टनर, अपनी अपनी दुकान के। कस्टमर गल्ला चोरी करके वो भागे हैं, लेकिन कस्टमर पुरानी दुकान के साथ है। बिहार में उनके साथ कौन है? चाचा भतीजे की टूटी हुई पार्टी है। और दूसरे राज्यों में उनके साथ कौन है? क्या नाम उनका, निफ्यूरियो, जो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। एकमात्र मुख्यमंत्री वहां दिखाई दे रहे थे एनडीए की बैठक में, अशोका होटल में। और उनके बगल में कौन खड़े थे? तो जीतन राम मांझी खड़े थे। अपनी लोकसभा सीट वो नहीं निकाल सकते। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के डर का असली कारण क्या है। जी जी जी। मैं अभिषेक जी अब आपसे 1-2 चीजें और समझ लूं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि मेरे साथी लोग सुन रहे हैं, वो ब्रीफ करते जा रहे हैं। उन्होंने एक बात मुद्दे की कही, उन्होंने कहा है कि देखिए उनके हिसाब से अडानी बड़ा फैक्टर है। उन्होंने कहा है कि जब मैंने पहली बार संसद में अडानी का नाम लिया तो इनके पैनिक बटन ऑन हो गए और फिर उन्होंने पूरा एक षड्यंत्र, कहिए उसको षड्यंत्र कहना ठीक नहीं, अभी अदालत का मामला है, एक तरह से प्लान करके इनकी सदस्यता निकाली। वो सदस्यता सुप्रीम कोर्ट से वापस बहाल हुई। इन्होंने कहा कि आज सुबह जब दूसरी रिपोर्ट ये अडानी वाली जो गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स में जो छपी है, वो तो बिल्कुल नेल कर रही है, वो साफ कर रही है कि सेबी जो है वो अपना काम नहीं कर रही है।
सेबी ने, संजय सिंह ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप भी लगाया है कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला है। तो एक तो उनका कहना है पैनिक बटन यहां से है, तो एक तो आपसे ये समझना है। दूसरा, जल्दी से ये बताइए कि जब ये जैसा आपने कहा कि जब मीटिंग शुरू होने वाली थी तो एक बड़ा एजेंडा था, लोगो, झंडा, कमेटीज, कौन कौन रहे। अब अगर इस माहौल में शायद पूरा एजेंडा ही, जैसा आपने पहले भी कह दिया कि पूरा एजेंडा ही बदल जाएगा शायद, जो कल की मीटिंग होगी। और अंतिम एक बात मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, आपके हिसाब से इंडिया को, जैसे संविधान, सांप्रदायिकता, फेडरलिज्म, जाति जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, अडानी, तमाम चीजें, आपके हिसाब से 3 प्रमुख बातें जिसपे पूरे ताकत के साथ विपक्ष इंडिया को इसको उठाना चाहिए, वो 3 बातें, मुद्दे क्या होने चाहिए? महंगाई है, बेरोजगार, बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन शुरुआत जरा पैनिक बटन से करिएगा। आपने पैनिक बटन की बात की, तो एक चीज देखिए, नरेंद्र मोदी पर आप देखेंगे, उनकी राजनीति को आप देखिए। नरेंद्र मोदी की मैं नरेंद्र मोदी को पहली बार, मैंने जहां तक मुझे याद है कि पहली बार मैंने देखा था नरेंद्र मोदी को चौकी पे कहीं भाषण देते हुए। मैं ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा कि चौकी पर बैठ के वो कहाँ भाषण दे रहे थे, स्कूल टाइम में मैंने देखा था। जानते भी नहीं थे कि ये नरेंद्र मोदी है, ये कौन है, क्या है। बहुत सारे लोग आते जाते हैं, कहीं कहीं आपको दिख जाएंगे, कहीं सीपी में, कहीं कोई चौकी लगा के बीजेपी का नेता भाषण दे रहा है। उम्मीद नहीं है आपको कि 2 साल बाद वो मुख्यमंत्री होगा और 14 साल बाद प्रधानमंत्री होगा, कौन जानता है। नरेंद्र मोदी का भारतीय राजनीति में एक प्रशासक और एक बड़े नेता के तौर पर प्रादुर्भाव कब होता है? वो 9/11 की घटना के तकरीबन 25 या 26वें दिन होता है, 6 या 7 अक्टूबर 2001। 9/11 की घटना ने एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ एक वैश्विक माहौल बनाया, लोगों के दिमाग में गलत सलत तरीके से चीजों को भरना शुरू किया। उस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी आते हैं। नरेंद्र मोदी राजकोट का उपचुनाव जीतते हैं। राजकोट उपचुनाव का नतीजा, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 24 या 25 फरवरी 2002 को था, और 26 फरवरी को गोधरा की घटना होती है। 26 फरवरी को गोधरा की घटना होती है। 2 दिनों तक कोई दंगा नहीं होता है, छिटपुट हिंसा होती है, लेकिन तीसरे चौथे दिन से गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा शुरू होती है। खासकर तब शुरू होती है जब छिटपुट हिंसा के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये न्यूटन 3rd लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन के तीसरे गति नियम की प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये बात नरेंद्र मोदी कहते हैं। उसके बाद ज्यादा तेज हिंसा होती है, राजधर्म वाली बात, सारी चीजें आप जानते हैं। तो उस परिस्थिति से जिस व्यक्तित्व का निर्माण होता है, नरेंद्र मोदी ने अपनी उस आइडेंटिटी को अपने पॉलिटिकल एजेंडे और अपनी नेशनल आइडेंटिटी के तौर पर बनाए रखने की हरदम कोशिश की। कई लोग आपको ये कहते मिल जाएंगे कि नरेंद्र मोदी ने बाद में अपनी छवि को बदला, वाइब्रेंट गुजरात और तमाम तरह की बातें की। उन्होंने की जरूर, लेकिन कभी भी माइनॉरिटी हैट्रेड पर आधारित अपने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा। लाल कृष्ण आडवाणी के हिंदुत्व और उनके हिंदुत्व में एक फर्क आपको दिखेगा। लाल कृष्ण आडवाणी एक मुद्दे के साथ जुड़े हुए थे, अयोध्या मुद्दे के साथ, और उस मुद्दे के साथ उन्होंने तमाम जायज नाजायज जो भी कदम है, उम्र के इस पड़ाव पर है, बहुत कुछ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन जायज नाजायज जो भी कदम है उन्होंने उठाए। लेकिन कभी भी आम मुसलमानों के खिलाफ लाल कृष्ण आडवाणी ने कुछ ऐसी बात नहीं कही जिससे कि लोगों को ये लगे, इस तरह की चीजें लगे कि आइडिया ऑफ इंडिया में बिलीव नहीं करते हैं। जबकि कायदे से देखा जाए तो विभाजन की विभीषिका और कत्लेआम को जितना करीब से लाल कृष्ण आडवाणी ने देखा है, आज की भाजपा के किसी नेता ने नहीं देखा है, नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं देखा है। तो जहर उनके मन में होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं था। इनके व्यक्तित्व का जो निर्माण हुआ, नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का, उसमें धीरे धीरे पैसा भी आया, पैसे का महत्व भी उनको समझ में आया। पैसा आया और उसी दौर में प्रमोद महाजन के दुनिया से चले जाने की बाद की परिस्थितियां, उन परिस्थितियों में एक कॉरपोरेट हिंदुत्व की छवि का निर्माण, कॉरपोरेट हिंदुत्व से गढ़े गए छवि जो थी नरेंद्र मोदी की, उसके सहारे उन्होंने अपने दिल्ली कूच का अभियान प्रारंभ किया। एक वैक्यूम के दौर में, वैक्यूम क्या था? वैक्यूम ये था कि जो गुजरात से बड़े स्टेट थे इन टर्म्स ऑफ लोकसभा सीट्स, उसमें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं था। ना तो राजनाथ सिंह यूपी की सत्ता पर काबिज थे, ना तो गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज थे, और ना ही सुशील कुमार मोदी बिहार की सत्ता पर काबिज थे। कहीं ये मुख्यमंत्री नहीं थे। अन्यथा किसी भी राज्य में ये मुख्यमंत्री होते, इनमें से कोई भी व्यक्ति, तो आप लिख कर ले लीजिए, नरेंद्र मोदी कभी भाजपा की तरफ से प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए जा सकते थे।
किसी भी बड़े राज्य में भाजपा का मुख्यमंत्री सत्ता में होता था, फिर उस मुख्यमंत्री का कहना यही होता ना कि भाई ये है तो हम कैसे पीछे हैं, इनसे ज्यादा बेहतर व्यक्तित्व हमारा है, इनसे ज्यादा बड़े राज्य का नेतृत्व कर रहा हूं मैं, ये तमाम सवाल उठते। तो नरेंद्र मोदी ने जिस कॉर्पोरेट वाली अपनी छवि बनाई, कॉर्पोरेट फ्रेंडली छवि, वो कॉर्पोरेट फ्रेंडली छवि ना होकर के वो एक मोनोपोलिस्टिक इमेज हो गई। उनकी शासन व्यवस्था भी पूरी तरह से एक व्यक्ति के शासन व्यवस्था के तौर पर आधारित रही। इकोनॉमी की एबीसीडी उनको आती नहीं है, ये बात बहुत मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि जिसको भी इकोनॉमी की एबीसीडी आती है वो पूरी दुनिया में कहीं भी मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी को या इस तरह का क्रोनिक कैपिटलिज्म जिसमें एक ही कॉर्पोरेट को सब कुछ सौंप देने की बात हो, वो उस तरह की नीतियों को कभी वो चला नहीं सकता। कई सारी अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हुई है, इसमें कई सारी हुई है। तो एक नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व है, अडानी से उन्होंने खुद को इस तरह से जोड़ लिया कि अब अडानी पर अटैक होता है तो लगता है कि मोदी पर ही अटैक हो रहा है। और नरेंद्र मोदी इस चीज को छिपाना भी चाहे तो सबसे ज्यादा जो अंधभक्तों की फौज उन्होंने तैयार की है, वो पढ़े लिखे लोगों की फौज तो है नहीं। आप किसी सोशल मीडिया ग्रुप में अडानी के खिलाफ कुछ लिख दे तो लोग समझेंगे कि मोदी के खिलाफ लिख रहे हैं। हालात ये हो गए हैं। मतलब इस देश में ये भी देखा गया है ना कि सूर्यदेव सिंह के खिलाफ लोग बोलते थे तो कभी भी नहीं कहते थे चंद्रशेखर जी की नहीं हमारे खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है, कभी नहीं होता था। प्रणब मुखर्जी के ऊपर तो लेवल लगा हुआ था कि भारत के वित्त मंत्री कम है, रिलायंस के वित्त मंत्री ज्यादा है। धीरू भाई अंबानी के ऊपर अटैक होता था, कभी वो अपना पल्ला झाड़ के चलते थे। खुद को उन्होंने सार्वजनिक तौर पर नहीं जोड़ा था, लेकिन अब अंधभक्तों की जमात जब सड़क से लेकर संसद तक खड़ी कर दी नरेंद्र मोदी ने, तब आप देखेंगे कि संसद में भी अडानी पे हमला हो तो पीछे से हुटिंग शुरू हो जाती है, बीजेपी के नेता डिस्टर्ब करना शुरू करते हैं। तो इससे क्या इमेज बिल्डिंग हुई? पूरे देश में इमेज बिल्डिंग यही हुई जो कभी एक दौर में कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने गलती की थी। हमला ओटावियो क्वात्रोकी पर होता था और कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता, स्वयंभू प्रवक्ता ऐसे थे, उसको काउंटर करने लगते थे। राजीव गांधी का नाम यदि किसी ने नहीं भी लिया तब भी वो करते हैं। वैसे ही लोगों ने ज्यादा नुकसान किया। एक विदेश राज्य मंत्री भी थे जो तमाम तरह की साजिशें रचते थे, बक्सर से आने वाले, उनकी भी बात छोड़ दीजिए। तो आज स्थिति यही हो गई है कि खुद को इन्होंने अडानी और नरेंद्र मोदी को अलग करके आप सोच ही नहीं सकते कभी। मतलब अगर बहुत लोकल लैंग्वेज में कहें, कई लोग इस पर आपत्ति जताएंगे, तो अलकायदा और लादेन को आप अलग करके नहीं सोच सकते, उसी तरह से अडानी और नरेंद्र मोदी को आप अलग करके नहीं सोच सकते। हेडगेवार और संघ को अलग करके नहीं सोच सकते, उसी तरह से अडानी को आप मोदी से अलग करके नहीं सोच सकते। ये इमेज जब पूरे देश में बन गई है तो अडानी के साथ ही मोदी डूबेंगे और मोदी के साथ ही अडानी डूबेंगे। ये परिस्थिति पूरी तरह से निर्मित हो गई है इस देश में, और राहुल गांधी ने इस चीज को बखूबी पकड़ा है। दूसरे नेता नहीं बोल रहे हैं खुल के, लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं। और ध्यान रखिए, मौजूदा दौर में पोस्ट 91 की जो इकोनॉमी है, जो व्यक्ति सत्ता के लिए नहीं लड़ रहा है वो किसी कॉर्पोरेट के खिलाफ खुलकर वही बोल सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बोल सकता। जिसके मन में प्रधानमंत्री पद की इच्छा है वो नहीं बोल सकता। कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, जो अडानी के साथ अंदर खाने उनकी नजदीकियां हैं। एक ये परिस्थिति है। दूसरा सवाल जो आपका, मैं भूल रहा हूं, कुछ आपने कहा था। नहीं, 3 प्रमुख मुद्दे क्या होने चाहिए, क्योंकि अब रैप अप करना है, कंक्लूड करिएगा। हाँ, 3 प्रमुख मुद्दे आपने गिने इस चुनाव के। इस चुनाव में कोई भी व्यक्ति, मध्य वर्ग जो है, भारत का मध्य वर्ग, उसकी समस्याओं को लेकर यदि कोई आगे बढ़ेगा, पहला मुद्दा, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो, किसानों का एक बड़ा वर्ग जिसको आप मध्य वर्ग में मान सकते हैं, ये सारे मुद्दे अगर कोई लेकर के आए, स्टूडेंट्स का इशू हो, उसको लेकर के कोई आगे बढ़ेगा, उस पॉलिटिकल पार्टी या गठबंधन को फायदा होगा। नरेंद्र मोदी ने भी इसी को पहचाना था, अच्छे दिन आने वाले हैं, तमाम तरह की बातें की थी। एक मुद्दा ये हो गया। दूसरा मुद्दा, अगर भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फंसकर कोई सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पर गया तो उसका फंसना तय है। लिहाजा जो इंडिया की सेकुलर गंगा जमनी तहजीब जिसे कहते हैं, सर्वधर्म संभाव की राजनीति जिसे कहते हैं, समाज की बात जो होती है, उस लाइन को पकड़ कर रखना होगा। और तीसरी चीज जो मौजूदा दौर में सामने आ रही है कि अटैक आपको नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर ना करके आरएसएस के एजेंडे पर करना होगा। आरएसएस का एजेंडा सबसे प्रमुख है, जिसके ऊपर राहुल गांधी अटैक कर रहे हैं। इन्हीं 3 मुद्दों का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो इसमें ओआरओपी भी आता है, एमएसपी भी आती है, कास्ट सेंसस भी आता है जब सोशल जस्टिस की बात होती है।
तमाम चीजें इसमें आ जाती हैं। अब वो मध्य वर्ग नहीं है भारत का जिस दौर में लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर या पटना या किसी शहर का कंपोजिशन आप देखें तो 95% अपर कास्ट लोग हुआ करते थे। जी अब जी 90 के बाद 30 सालों में जो बदलाव आया है, दूसरे सोशल ग्रुप्स भी उस अर्बन मिडिल क्लास का, उस सोशल कंपोजिशन का एक ठीक ठाक हिस्सा उनके पास है। जी जी